उसी प्रायद्वीपीय भारत के पठार में छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इसमें हम, ये प्रायद्वीपीय भारत है, बस इतना ही से मतलब है हम लोग को, प्रायद्वीपीय भारत से इसके ऊपर राजस्थान है। तो यहाँ हम बताए थे, यहाँ क्या है, अरावली श्रेणी है। इसके बाद यहाँ बताए थे कि मालवा का पठार है, मालवा के पठार में है इस साइड में मेवात का पठार या मेवाड़ का पठार। इसके बाद यहाँ पे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद यहाँ बताए थे कि यह विंध्यन श्रेणी, इसके बाद यह है कैमूर श्रेणी, जो विंध्यन श्रेणी का ही क्या है, एक्सटेंशन है। तो इससे जो ऊपर है इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। इसके बाद जो इधर वाला एरिया था उसको बोलते थे दक्कन का पठार। तो इसमें हम, ये था मालवा का पठार, ये अरावली श्रेणी। इसके बाद यहाँ बताए थे ये है बघेलखंड का पठार, ये जो एरिया है ये है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार के बाद यहाँ बताए थे ये जो है छोटा नागपुर का पठार, यही है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यह है बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार कुछ खास नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग देख लेंगे इसी में, छोटा नागपुर के पठार में ही। तो अरावली श्रेणी और ये जो मालवा का पठार है, बुंदेलखंड, ये मेवाड़ का पठार, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे इस दोनों को, तो इसमें कोई खास पढ़ना नहीं है, मेनली इसी में पढ़ना है। तो हम देखते हैं, पहले बघेलखंड को भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। बघेलखंड वाला देखते हैं। ये मान लीजिए है बघेलखंड, इसके बाद ये है छोटा नागपुर का पठार, यह है छोटा नागपुर, यह है बघेलखंड। तो बघेलखंड वाला एरिया जो आता है ये यूपी के, ये यूपी वाले एरिया में, ये मेनली यूपी का जो एरिया है वो है मिर्जापुर प्लस इलाहाबाद, जिसको आजकल बोलते हैं प्रयागराज, प्रयागराज। आपको पता है कि यहीं पे महाकुंभ भी लगा था। तो ये वाला जो एरिया है मिर्जापुर का पठार, तो ये मिर्जापुर, ये जो बघेलखंड का पठार, यहाँ लिख लीजिए बघेलखंड का पठार, बघेलखंड, बघेलखंड का पठार ये है। आप मैप में देखिएगा तो यूपी का जो इधर वाला एरिया है, इसके नीचे यहाँ सोनभद्र स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे यह है मिर्जापुर, इलाहाबाद, इस तरह से स्टार्ट होता है। तो जो ये वाला एरिया है, और हम बताएं आपको कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहाँ से पास करती है, इलाहाबाद नैनी से पास करती है। तो यूपी में जो प्रयागराज है वहां के नैनी से पास करती है। तो जब वो नैनी से पास करेगी, यानी वो कहाँ से पास कर रही है, प्रयागराज से पास कर रही है। तो जब प्रयागराज से पास कर रही है तो भारतीय मानक समय रेखा वो किस पठार को काटेगी, वो किस पठार को काटेगी, यानी किस पठार से होकर गुजरेगी। तो यही जो बघेलखंड का पठार है इसी पठार से वो गुजरेगी, यानी कहां से गुजरेगी, बघेलखंड का पठार, यहां से। तो भारत की जो मानक समय रेखा बघेलखंड की पठार से गुजरती है। एक बार
बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम रेखा है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, वो किस पठार को काटती है? तो किस पठार को काटेगी? बघेलखंड के पठार को, क्योंकि इसके बाद यहाँ बुंदेलखंड का पठार आएगा, इसके बाद इधर मालवा का पठार आएगा। तो मेनली वो प्रयागराज से पास करती है, तो प्रयागराज में जब पास कर दी है वो समय रेखा, और जो ये वाला एरिया है इसे प्रयागराज और मिर्जापुर बसा है इस पठार पे। ये पठार जो है प्रयागराज और मिर्जापुर से पास करती है। तो जब इससे पास करेगी, इसका मतलब कि जो स्टैंडर्ड टाइम रेखा है वो इससे गुजरेगी, यानी इसी पठार को काटेगी। बस इससे इतना ही था, इससे और कुछ है नहीं। और जो पठारी एरिया है तो इसमें वही चूना पत्थर, संगमरमर आदि मिलेगा। तो इसीलिए देखेंगे मिर्जापुर में अनेक सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, जैसे चुर्क हुआ, डाला हुआ, अनेक सीमेंट की फैक्ट्रियां कहाँ है? मिर्जापुर में। तो यहाँ से क्या पाया जाएगा? चूना पत्थर, संगमरमर आदि पाया जाता है, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है? चूना पत्थर किस खनिज के लिए, किस खनिज का रॉ मटेरियल है? तो सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम मेनली देखते हैं छोटा नागपुर के पठार को। ये छोटा नागपुर के पठार को मान लीजिए हम यहाँ बना लेते हैं। यह है छोटा नागपुर का पठार। ये यहाँ बीच में ये है दामोदर रेखा, ये दामोदर नदी है। ये जो है यह है दामोदर नदी, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी, पहले इसका विस्तार देख लीजिए कि छोटा नागपुर किस किस स्टेट में है। तो ये है झारखंड में, झारखंड प्लस छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आता है, मेनली ये झारखंड में आता है। और ये भारत का अरूर प्रदेश कहा जाता है, भारत का अरूर प्रदेश, अरूर प्रदेश। आप जानते हैं कि अरूर जो क्षेत्र है वो कहाँ है? जर्मनी में है। और ये जो रूर है वो राइन नदी की सहायक नदी है। और ये रूर नदी मेनली कोयला के लिए जानी जाती है, मेनली कोयला के लिए जानी जाती है। कहाँ? जर्मनी में। तो यहाँ भी देखेंगे ये जो दामोदर नदी बेसिन है, ये भी किसके लिए जाना जाता है? इसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाएगी। और जिसमें हम चट्टान में बता चुके हैं, जिसमें गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाएगी वो किसके लिए वो किस खनिज वहां पे पाया जाएगा? किस खनिज के लिए? तो वहां पे कोयला के लिए वो चट्टानें क्या होती है? उपयुक्त होती है। तो इसीलिए इसकी संज्ञा अरूर प्रदेश से की जाती है, यानी इसकी तुलना कहाँ से की जाती है? जो रूर और राइन नदी का क्षेत्र है जर्मनी में, वहां से की जाती है। तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मेनली पाया जाता है। दामोदर नदी इसको दो पार्ट में तोड़ देती है। तो ये जो पूरब वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। और पश्चिम वाला जो है उसको बोलते हैं रांची का पठार, रांची का पठार, रांची का पठार। इसको बोलते हैं हजारीबाग का पठार, यहाँ बोलते हैं रांची का पठार। यहाँ लिखिए इसको दामोदर नदी दो भाग में बांट देती है, दामोदर नदी दो भागों में बांट देती है। ये जो दामोदर नदी का बेसिन है, ये यहाँ पे इसमें भी देखेंगे कि ये जो चट्टानों के आधार पे ये इसमें अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं, चट्टानों के आधार पे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस क्षेत्र में यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाएगी। किस क्रम की? आर्कियन क्रम की, आर्कियन क्रम की चट्टान। जो ये वाला एरिया है यहाँ पे, ये मेनली कोडरमा हजारीबाग का जो क्षेत्र होगा वो आर्कियन क्रम की चट्टान से
यहाँ ये हजारीबाग गिरिडीह वाला, यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। और ये सिंहभूम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान। और जो ये वाला एरिया है, ये क्षेत्र, इसको बोलते हैं पोर्टलैंड एरिया, पोर्टलैंड, इसको बोलते हैं पोर्टलैंड एरिया। ये क्या है? पोर्टलैंड एरिया। तो ये मान लीजिए ये पठार है, ये रांची का पठार है। तो रांची के पठार के आसपास के क्षेत्र देखते हैं किस किस नामों से जाना जाता है। ये जो इसके आसपास के क्षेत्र हैं, और यहाँ पे ये भी एक बात लिख लीजिए, यहाँ पे ये है पलामू का पठार, ये है पलामू, पलामू का पठार। जो ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं पलामू का पठार। ये है पोर्टलैंड एरिया, ये हजारीबाग का पठार, यहाँ पे है रांची का पठार। यानी इस जो दामोदर नदी इसको दो भागों में बांट रही है, तो इस वाले एरिया को, यानी इसके उत्तर की तरफ को बोलते हैं हजारीबाग का पठार, नीचे वाले को बोलते हैं रांची का पठार। और रांची के पठार में जो पश्चिम साइड में है उसको बोलते हैं पोर्टलैंड एरिया, और जो इसके दक्षिण में है, यानी दामोदर नदी के दक्षिण में, दक्षिण पूर्व वाला एरिया, इसको बोलते हैं, ये जो सिंहभूम का पठार है, यानी सिंहभूम का क्षेत्र है ये यहाँ पे किस क्रम की चट्टान पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। तो इसके चारों तरफ कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, आप उसको भी देख लीजिए। पर्वत तो नहीं बोलेंगे, पठारी बोलेंगे। ये वाला मिटा रहा हूं। तो इसके जस्ट इधर क्या है? ये है बघेलखंड का पठार। तो ये मान लीजिए है बघेलखंड। यहाँ पे ये जो है राजमहल की पहाड़ियां। इसके बाद यहाँ पे ये है मैकाल रेंज, मैकाल श्रेणी। अब देखते हैं कि सतपुड़ा जो रेंज है उसमें सतपुड़ा, महादेव और मैकाल तीन श्रेणी आती है। तो यहाँ पे पाई जाती है मैकाल श्रेणी। यहाँ पे क्या है? मैकाल श्रेणी। और इस साइड में जो देखेंगे यहाँ पे, तो यह है दंडकारण्य का पठार। यह है दंडकारण्य का पठार, यह है दंडकारण्य का पठार। तो इसके चारों तरफ मान लीजिए पूछ दिया कि इसके उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है या कौन सा पहाड़ है, तो ये राजमहल। इसके उत्तर पश्चिम में बघेलखंड, दक्षिण पश्चिम में मैकाल श्रेणी, दक्षिण पूर्व में दंडकारण्य का पठार। ये इसके आसपास के एरिया हुए। मान लीजिए कोई पूछ सकता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर का भी क्रम दे सकता है सजाने के लिए। यह है दामोदर नदी बेसिन। तो जो ये दामोदर नदी बेसिन है, तो ये वाला एरिया पठारी है। इसके बाद आप जानते हैं कि जहां से झारखंड खत्म होता है, इससे जस्ट लगा हुआ क्या है? वेस्ट बंगाल है। मान लीजिए ये झारखंड का मैप है यहाँ, तो इससे जस्ट सटा हुआ वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है। तो जब ये दामोदर नदी क्या करती थी, दामोदर नदी यहाँ से उतरती थी, ये तो पठारी भाग है। तो जैसे ही पठारी भाग के बाद, और हम आपको जब गंगा का मैदान पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जब जो ये पश्चिम बंगाल है वो निम्न गंगा की मैदान में पाया जाता है। यानी जो पश्चिम बंगाल का एरिया है वो पूरी तरह कैसी एरिया है? मैदानी इलाका है। तो इसका मतलब कि यहाँ से जब पठार से नदियां जैसे ही मैदानी भाग में उतरेगी तो इसका ढाल क्या होगा? अधिक तीव्र होगा। जब इस पठारी भाग से जैसे ही मैदानी में आएंगे तो इसका स्लोप बहुत तेज होगा। जब स्लोप बहुत ज्यादा होगा, जब स्लोप यहाँ बहुत ज्यादा होगा तो नदियों का वेग क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। जब नदी का वेग बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब कि ये नदियां यहाँ पे बाढ़ उत्पन्न करेगी। बाढ़ यहाँ वेस्ट बंगाल में बाढ़ उत्पन्न करेगी, या यहाँ पे बहुत सारी जो यहाँ मिट्टियां है उसको कटान करेगी। इसीलिए इसको दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये रीजन आपको पता चल गया।
तो जो ये हजारीबाग का पठार है, तो इसमें देखेंगे कि अनेक प्रकार की जो चट्टानें पाई जा रही है। तो जो अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जा रही है, तो इसका मतलब इसमें अनेक प्रकार के खनिज भी पाए जाएंगे। इसमें अनेक प्रकार के खनिज भी पाए जाएंगे। तो जो ये धरवार क्रम की चट्टान है, यहाँ पे, यहाँ जो आता है सिंहभूम का एरिया आता है, सिंहभूम का क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र, सिंहभूम का क्षेत्र यहाँ आता है। जब सिंहभूम का क्षेत्र आता है, और आप जानते हैं कि सिंहभूम का क्षेत्र में किस क्रम की चट्टान है, धरवार क्रम की चट्टान। और जो धरवार क्रम की चट्टान है वो किसके लिए जानी जाती है, धात्विक खनिज के लिए। हम आपको चट्टान के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। तो ये धात्विक खनिज के लिए जानी जाती है। तो जब ये धात्विक खनिज के लिए जानी जाती है, तो ये सिंहभूम भी किसके लिए जाना जाएगा, धात्विक खनिज के लिए। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, लौह अयस्क, लौह अयस्क। और किस टाइप के लौह अयस्क, तो हेमेटाइट, ये हेमेटाइट, हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे ये तो पश्चिमी सिंहभूम का एरिया है, इसमें अनेक सारे क्षेत्र हैं, हम और सारे क्षेत्र बताएंगे। तो इसमें जो क्षेत्र हैं ये किसके लिए है, हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए। जब हम खनिज के चैप्टर में हम आएंगे तो उसमें बताएंगे कि सिंहभूम में कौन कौन से एरिया किस किस खनिज के लिए जाने जाते हैं। अब इसमें बताएंगे तो ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद जो ये पश्चिमी सिंहभूम का एरिया है, ये जो सिंहभूम में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आता एरिया है, तो जो लौह अयस्क है मेनली वो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम में या फिर इसी सिंहभूम में लिखिए, इसके बाद हम पश्चिमी पूर्वी बताएंगे। तो यहाँ पे यूरेनियम की भी खान मिलती है। आप नाम सुने होंगे जादूगोड़ा का खान, यूरेनियम की खान, यानी यहाँ पे क्या क्या अयस्क मिला, हेमेटाइट, यूरेनियम। और एक यहाँ पे एक और नदी है, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी में ऐसा माना जाता है कि इसमें भी क्या पाया जाता है, सोने की, तब इसमें सोना पाया जाता है स्वर्णरेखा नदी में, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है, स्वर्णरेखा। तो इस जो स्वर्णरेखा नदी देखेंगे यही सिंहभूम के एरिया से पास करेगी। जब नदी का चैप्टर आएगा तो उसमें बताएंगे। तो यहाँ पे अभी याद रखिए कि स्वर्णरेखा नदी पास करती है। जब यहाँ से स्वर्णरेखा नदी पास करेगी तो इसका मतलब कि इस क्षेत्र में सोने के जो नदी है, नदियों में सोने का अवक्षेप या निक्षेप मतलब पाया जाता है। यहाँ पे मतलब बहुत कम मात्रा में ही, लेकिन यहाँ पे सोना पाया जाता है स्वर्णरेखा नदी के जो क्षेत्र है उसमें। इसमें एक खान है कुंद्रा कोचा की खान, कुंद्रा कोचा की खान, वो किसके लिए है, सोने की खान है। वहां इस स्वर्णरेखा नदी के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये धरवार क्रम की चट्टान में। इसके बाद जो ये वाला पोर्टलैंड एरिया बताए थे, ये पोर्टलैंड वाला, ये बताए थे पोर्टलैंड एरिया है, पोर्टलैंड एरिया ये मेनली किसके लिए है, बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट। और बॉक्साइट किसका है, इसके एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का अयस्क है, ये एल्युमिनियम का अयस्क। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का भी अयस्क पाया जाता है। ये पोर्टलैंड एरिया जहाँ पे बॉक्साइट। ये पलामू वाला एरिया है, यहाँ पे धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक में जैसे अभ्रक, संगमरमर, अभ्रक, क्वार्टजाइट आदि पाए जाते हैं जो इस एरिया में, ये जो पलामू का पठार है, हम बताएं आपको, ये वाला एरिया पलामू का पठार से नाम से जाना जाता है। तो जो अभ्रक है और संगमरमर है, तो जो यहाँ पे अभ्रक पाया जाता है वो किस टाइप का, रूबी टाइप का, यानी रूबी अभ्रक, बहुत ही उच्च क्वालिटी का। सबसे उच्च क्वालिटी का अभ्रक कौन सा है, रूबी अभ्रक। तो यहाँ पे पाया जाता है रूबी अभ्रक। कौन सा अभ्रक, रूबी अभ्रक। और भारत में विश्व का लगभग 90% अभ्रक का उत्पादन होता है भारत में। भारत में 90% अभ्रक का पूरे वर्ल्ड का होता है प्रोडक्शन, लेकिन भारत का जितना है उसमें 70% प्रोडक्शन इसी पलामू के पठार से यानी झारखंड से होता है। पूरे विश्व का 90% उत्पादन भारत करता है, लेकिन भारत का 70% उत्पादन ये वाला क्षेत्र करता है। और किस टाइप का, सबसे उच्च क्वालिटी का रूबी अभ्रक का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है।
और यहाँ पे पलामू का पठार, ये तो अधात्विक खनिज हुए, यहाँ पे धात्विक खनिज पाया जाता है, यहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में पाया जाता है लौह अयस्क, इसी में लिख लीजिए यहाँ पे लौह अयस्क, लौह अयस्क यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे किस टाइप का लौह अयस्क पाया जाता है, इस क्षेत्र में देखिए हेमेटाइट पाया जाता है, यहाँ पे हेमेटाइट, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटाइट प्रकार का, मैग्नेटाइट प्रकार का, ये उच्च क्वालिटी का होता है। ये जो उच्च क्वालिटी का लौह अयस्क है, ये पलामू के क्षेत्र में पाया जाता है। और ये जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पलामू का क्षेत्र है उसमें किस टाइप के लौह अयस्क पाए जाते हैं, तो मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। ये वाला एरिया हुआ। तो जो ये वाला धरवाड़ क्रम की चट्टान है, लेकिन यहाँ पे हम बताए थे जो ये वाला एरिया, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, तो इसमें भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन आर्कियन क्रम की चट्टानों में आपको बताए हैं ये अग्नि टाइप की चट्टानें होती है, और ये किस फॉर्म में होती है, क्रिस्टलीय फॉर्म में होती है। तो इसकी खुदाई करना बहुत ही कठिन है, तो इसके अपेक्षा इसकी खुदाई करना कठिन है। तो इसीलिए कि इस क्षेत्र में जो आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, यानी ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट इधर पाई जाती है, तो यहाँ पे इसकी आसानी से खुदाई नहीं हो पाती है। इसीलिए इस क्षेत्र में हम लोग देखेंगे कि लगभग चट्टान, मतलब इस टाइप इधर खनिज तो ऐसे पाए जाएंगे अगर खुदाई करके नीचे जाएंगे तो, लेकिन इसमें खुदाई करना ही बहुत कठिन है। तो इसीलिए यहाँ धरवाड़ क्रम की ये जो प्रथम औषाधिक चट्टान है, यहाँ से आसानी से खुदाई हो जाती है, तो इसीलिए इस क्षेत्र में लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो अधिकांश क्षेत्र है, तो देखेंगे इसी साइड में, लगभग इस साइड में है। जो झारखंड के अधिकांश औद्योगिक प्रदेश हैं वो लगभग इसी साइड में, बोकारो हुए, झरिया हुए, सिंहभूम का ये जो जमशेदपुर हुआ, जो जमशेदपुर आप जानते हैं टाटा के लिए, तो इसी क्षेत्र में है। अब इस क्षेत्र में क्यों है, इसका भी रीजन देखिए, इस क्षेत्र में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लौह अयस्क आसानी से मिल जा रहा है। जब लौह अयस्क यहाँ से आसानी से मिल जा रहा है, और ये जो दामोदर नदी का बेसिन है, ये भी जानिए दामोदर नदी का बेसिन, तो जो ये दामोदर नदी का बेसिन है, ये मान लीजिए ये बेसिन, तो यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। किस टाइप की, गोंडवाना क्रम की। गोंडवाना क्रम की चट्टान, और जब यहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है, और हम बताए हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टान किसके लिए है, कोयला के लिए जानी जाती है, तो यहाँ पे जो ये बेसिन है ये किसके लिए जानी जाएगी, कोयला के लिए, कोयला के लिए। जो दामोदर नदी बेसिन है वो मेनली किस खनिज के लिए जानी जाती है, कोयला के लिए। तो इसमें अनेक क्षेत्र आते हैं, जैसे झरिया, बोकारो, रानीगंज, ये झारखंड में है, लेकिन ये धनबाद, तो ये सब कहाँ है, कर्णपुरा, हम लिख लीजिए एक और जगह कर्णपुरा। तो झरिया, बोकारो, धनबाद, कर्णपुरा, ये सब किसके लिए है, कोयले के लिए जाने जाते हैं। जब ये क्षेत्र कोयला के लिए जाने जाते हैं और ये जो रानीगंज का एरिया है, यहाँ पे सबसे पहले कोयला निकाला गया था, यहाँ पे सबसे पहले कोयला निकाला गया था। कब निकाला गया था, 1774 में। और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले कोयला कहाँ से निकाला गया था, तो इसी रानीगंज के क्षेत्र से निकाला गया था। कब निकाला गया था, 1774 में। और सबसे पहली बार भारत में रेलगाड़ी भी यहीं से बिछाना शुरू हुआ था। जो रेल की पटरियां हैं वो सबसे पहले बिछाने की काम कहाँ से शुरू किया गया था, तो वो काम रानीगंज से ही कलकत्ता के बीच किया गया था, रानीगंज से कलकत्ता। और दूसरा जो आप जानते हैं, मुंबई से ठाणे। तो आप मुंबई से ठाणे देखेंगे, ये 32 किलोमीटर की दूरी है लगभग, लेकिन ये लगभग 320 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी रानीगंज से कोलकाता के बीच। तो सबसे पहले बिछाने का जो शुरू हुआ था काम,
वो कहाँ से, रानीगंज से कलकत्ता के बीच। लेकिन सबसे पहले बिछा कौन था, मुंबई से ठाणे के बीच। तो सबसे पहले रेलगाड़ी भी मुंबई से ठाणे के बीच ही चलाई गई थी, क्योंकि ये काम पहले पूरा हो चुका था, तो यहीं पे प्रथम रेलगाड़ी भी चलाई गई। लेकिन काम शुरू कहाँ हुआ था, इस रानीगंज वाले एरिया में। तो ये तो खनिज था। ये दामोदर नदी बेसिन है, ये बंगाल की शोक कही जाती थी, बंगाल की शोक कही जाती थी, है नहीं थी। अब इसको बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। बंगाल की क्यों जीवन रेखा कहा जाता है, उसको भी देखिए। ये वाला मिटा देना। मान लीजिए दामोदर नदी बेसिन है, हम बताएं कि पठारी क्षेत्र से जैसे ही मैदानी क्षेत्र में उतरती है, तो ये बंगाल में बहुत ही विनाश उत्पन्न करती थी, क्योंकि यहाँ में बहुत बाढ़ लाती थी, ये बहुत पानियां होती थी यहाँ पे, बहुत बारिश के कारण इसमें बहुत क्या होता था, जल का बहाव बहुत अधिक होता था, क्योंकि ये पठार से डायरेक्ट मैदानी इलाके में उतर रही है, तो इसकी ढाल क्या होती थी, बहुत तीव्र होती थी। जब ढाल तीव्र होगी तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। तो इसी में क्या किया गया कि 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू किया गया, परियोजना, और इसको टेनेसी एक्ट के थ्रू बनाया गया था। जैसे जो टेनेसी परियोजना है, मिसिसिपी मिसौरी की जो सहायक नदी है टेनेसी, वो भी क्या करती थी, अमेरिका में बहुत बाढ़ लाती थी। तो अमेरिका ने क्या किया कि हालैंड के इंजीनियर को बुला के उसमें मिसिसिपी मिसौरी में जो सहायक टेनेसी नदी है, वहां पे भी क्या किया था, जो टेनेसी परियोजना बनाया था अमेरिका ने। तो उसी इंजीनियर को, उसी हालैंड के इंजीनियर को 1948 में भारत सरकार ने बुलाकर दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया। तो जो दामोदर नदी घाटी की जो सहायक नदियां हैं, इस पे अनेक डैम बनाए गए, इस पे अनेक डैम बनाए गए। ये है बराकर नदी, ये है बोकारो नदी, ये है कोनार नदी। अभी के लिए जान लीजिए, बाकी हम आएंगे नदी में तो मैं पढ़ाएंगे कौन कौन सी डैम है। लेकिन ये बोकारो नदी पे यहाँ पे बना दिया गया पंचेत डैम, पंचेत बांध यहाँ पे बना दिया गया। यहाँ पे बना दिया गया कोनार बांध, ये है कोनार, कोनार बांध यहाँ पे। और यहाँ पे बना दिया गया तिलैया डैम, तिलैया बांध। और यहाँ पे मैथन डैम, मैथन बांध, मैथन बांध बना दिया गया। तो इसी कोनार पे, कोनार बांध, बोकारो पे पंचेत बांध, बराकर नदी पे तिलैया बांध और मैथन बांध, तो जब बनाकर इसके जो पानी को कंट्रोल किया गया, क्योंकि झारखंड एक तो पूरी पठारी एरिया है, तो यहाँ पे भी जो बारिश होती थी, तो बारिश के कारण यहाँ भी नदियां पूरी तरह से, इस जो पठारी एरिया यहाँ से पूरे पानी बहकर कहाँ चला जा रहा था, झारखंड, बंगाल में, बंगाल के बाद वो बंगाल की खाड़ी में चला जा रहा था। तो पानी का वेस्टेज भी हो रहा था। तो ये जो बांध है, इस बांध को बनाकर इस पानी को कंट्रोल किया गया। पानी को कंट्रोल करके इस एरिया से झारखंड की भी सिंचाई की जाती है। और प्लस में जो इस मैथन डैम से या फिर ये जो डैम बने, इससे क्या हुआ, पानी के बहाव को कंट्रोल किया गया। तो पानी के बहाव को कंट्रोल किया गया, तो जो नदियां अधिक तीव्र गति से बहती थी, अब वो नदियां तीव्र गति से नहीं बहती हैं। कहाँ, बंगाल वाले क्षेत्र में। जब ये बंगाल वाले क्षेत्र में अब तीव्र गति से नहीं बहती हैं, तो बंगाल में ये विनाश उत्पन्न नहीं करती हैं। जब बंगाल में, तो ये अब क्या करती हैं कि यहाँ से जो नदियां की प्रवाह जब धीमी हो गई है, नदियों का स्पीड जो धीमी हो गया,
इससे ये बंगाल वाला एरिया है, जो मैदानी इलाका, यहाँ पे सिंचाई की जाती है। इस दामोदर नदी से सिंचाई की जाती है बंगाल वाले एरिया में, यानी कि जो बंगाल का जो मैदानी एरिया है उसमें अनेक कृषि कार्यों में इसका जल का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए यह अब क्या हो गई, बंगाल की जीवन रेखा हो गई। पहले विनाशकारी थी तो इसको बोला जाता था बंगाल का शोक, लेकिन अब इसको जीवन रेखा बोला जाता है, क्योंकि इसके जल का अब उपयोग किया जाता है। तो ये था छोटा नागपुर के पठार के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।